हेलो क्लास 12th, कैसे हैं? ठीक है। हाँ, गर्मी बढ़ गई है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है बेटा, दिक्कत सबको हो रही है, फिर भी पढ़ाई करते रहना है। तो आज हम लेकर के आए हैं अगला लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन सेल के बारे में। एक नए तरह का सेल है कंसंट्रेशन सेल, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। बाकी के पिछले लेक्चर मुझे लगता है कि आप लोग देख करके आए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लेक्चर के लिंक हमने दे दिए हैं, आप लिंक पे क्लिक करिए और उस पुराने लेक्चर को देख करके आए तो आपको ज्यादा मजा आए। ठीक है, सो माय सेल्फ राकेश यादव, एंड आज का लेक्चर हमारा कंसंट्रेशन सेल। वैसे आज गर्मी बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेशन सेल किसको बोलते हैं? तो बाय फिगर समझेंगे, हम आराम से समझेंगे। गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने अब तक बात की है, दैट इज डेनियल सेल, इसके बारे में हमने बात की है। क्या बातें की हैं हमने कहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमने कहा था कि इसमें एक जिंक की रॉड है, बात समझे, जिंक की रॉड, और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन। फिर यहां हमने कहा था कि हमारे पास एक और कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे पास है कॉपर का रॉड, और ये सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का। ठीक है, ऐसा ऐसा करके हमने आपको बताया था। मैं ऐसा कहूं कि मान लो कि हमारे पास ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये जो जिंक की रॉड है, यही सॉल्यूशन अगर मैं यहां रखूं, मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ना लेकर के मैं जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन ले लूं, और यहां पर भी जिंक की रॉड ही रखूं, जिंक की रॉड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और फिर मैं क्या करूं कि मैं इसको कनेक्ट कर दूं थ्रू अ कंडक्टर और बीच में बल्ब लगा दूं, और यहां पर लगा दें क्या, तो यहां पर लगा दें सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर की रॉड ले रहे थे और यहां पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक की रॉड ले रहे थे, तो हमारा सेल कंप्लीट हो रहा था और बल्ब जो था वो ग्लो कर रहा था, बल्ब ग्लो कर रहा था। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो इसमें मैंने ले रखा है, वही जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन इधर ले ले और ये जिंक की रॉड ले ले, मतलब सेम तरह के इलेक्ट्रोड और सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही केस में ले ले, दोनों हाफ सेल सेम इलेक्ट्रोड से बने हो और सेम इलेक्ट्रोलाइट से बने हो, तो क्या सेल कंप्लीट होगा? देन वेदर द सेल विल कंप्लीट और नॉट, तो सेल कंप्लीट होगा या नहीं होगा, और ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। सोचिए कि दोनों सेम तरह के हाफ सेल ले लिए गए, सेम इलेक्ट्रोड और सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो क्या सेल कंप्लीट होगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेगा या नहीं करेगा? सो द आंसर इज कि यस, करंट पास करेगा, करंट पास करेगा। तो करंट के पास करने की कंडीशन क्या है? विल टॉक ओनली अबाउट कंडीशन। कंडीशन क्या है करंट के पास करने की? बेटा करंट के पास करने की कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि इस सेल और इस सेल के पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो करंट पास करेगा। हमको इस चीज से मतलब नहीं है कि तुमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, कौन सा रॉड ली, इससे कोई लेना देना नहीं। हमको केवल इस चीज से मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो पीडी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इक्वल्स टू 0 अगर है तो करंट पास नहीं करेगा, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो करंट पास करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में पोटेंशियल का गैप आ जाए? इज इट पॉसिबल कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का गैप आ जाए? देन आंसर इज यस, आ सकता है। सो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या है? देखो, सिंपली तो पास नहीं करने वाला, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ करंट पास कर जाएगा। कुछ कंडीशंस लगा देंगे अगर, तो उन कंडीशंस के साथ करंट फ्लो कर जाएगा। तो पहली कंडीशन सुन लीजिए कि कंडीशन क्या रहेगी। तो बच्चों कंडीशन ये है कि अगर मैं ऐसा करूं कि इसका जो कंसंट्रेशन है, क्या कंसंट्रेशन, मान लो मैंने कर दिया लो कंसंट्रेशन, कैसा कर दिया? लो कंसंट्रेशन। फिर इसका मैंने जो कंसंट्रेशन था वो कर दिया हाई कंसंट्रेशन, कैसा कर दिया? हाई कंसंट्रेशन। मतलब यहां पर
ZnSO4 के अंदर Zn2+ जो है वो ज्यादा है, और यहां पर ZnSO4 के अंदर Zn2+ जो है वो कैसा है, कम है। यहां Zn2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां Zn2+ की कंसंट्रेशन कम है। तो अगर एक सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट अगर डाइल्यूट है, तो डेफिनेटली दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। डेफिनेटली दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा, मेरी बात सुनना। यहां से ये जो जिंक का जो रॉड था, यहां से Zn2+ इधर आना स्टार्ट करेगा, समझे, और ये जो Zn2+ है वो इधर जाएगा, जिंक के मेटल के रॉड पे जाकर डिपोजिट होगा। ये Zn2+ जाकर के जिंक बनेगा और जिंक जो होगा वो Zn2+ बनेगा, ऐसा होगा। और सेम कंडीशन यहां भी फॉलो होगी, लेकिन चूंकि इसकी कंसंट्रेशन हाई है, तो ये क्या होना चाहता है, लो होना चाहता है, और इसकी कंसंट्रेशन लो है तो ये क्या होना चाहता है, हाई होना चाहता है। बात समझे, मतलब कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस कब जनरेट होता है, जब एक चीज ज्यादा हो और दूसरी कम हो। तो एक का कंसंट्रेशन ज्यादा, दूसरे का कम। तो अगर एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे का कंसंट्रेशन कम है, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना। और जब पीडी जनरेट होगा तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। जब पीडी जनरेट होगा तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, और चीजें हमेशा चाहती हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं। तो ये ज्यादा है, ये कम है। अच्छा, ये कम है तो ये क्या होना चाहता है, ये ज्यादा होना चाहता है। ये ज्यादा है तो ये क्या होना चाहता है, ये कम होना चाहता है। जो ज्यादा है वो कम होना चाहता है, जो कम है वो ज्यादा होना चाहता है। बात समझ रहे हो, तभी तो वो गैप मेंटेन करेगा। ये जो गैप है, ये हायर, ये लोअर, फिर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में आ गया। अब धीरे धीरे हायर से लोअर की तरफ, लोअर जो होगा वो हायर की तरफ, हायर लोअर, और जब एक टाइम पर आकर के दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जहां पर ये जीरो हुआ, जिस कंडीशन में ये जीरो हुआ, वहां पर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि पीडी विल बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई, सेम टाइप के इलेक्ट्रोड है, सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा, तो फिर करंट का फ्लो नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेशन एक की अगर ज्यादा रहे, दूसरे की अगर कम रहे, तो करंट फ्लो हो सकता है, और अगर नहीं ऐसा हुआ तो करंट फ्लो नहीं। ठीक है, अब टेंडेंसी की तरफ देखेंगे भाई। अब देखो, इसका लो कंसंट्रेशन है तो ये लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना चाहेगा, इसकी हायर कंसंट्रेशन है तो ये लो कंसंट्रेशन में जाना चाहेगा। बात समझ रहे हो, हायर से लोअर की तरफ जाता है ना, लोअर वाली चीज है, जब कोई चीज हायर से लोअर में आती है तो लोअर वाली चीज ऑटोमेटिकली हायर की तरफ जाने लगती है। तो ये लोअर हायर की तरफ जाएगा, ये हायर लोअर की तरफ, समझे। तो अब सुनो, अगर लो कंसंट्रेशन हायर की तरफ जाना चाहेगी, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आयंस जो होंगे, जो Zn2+ आयंस जो होंगे इसके अंदर, वो बढ़ने चाहिए। अगर Zn2+ आयंस बढ़ेंगे तभी तो उस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। भाई करंट पास करने की कंडीशन क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर इसके अंदर Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर इसके अंदर Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तभी तो ये लोअर से हायर की तरफ जाएगा, और जब ये लोअर से हायर की तरफ जाएगा तभी तो करंट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये देखो, यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो यहां पर ये किधर जाना चाहेगा, ये Zn2+ यहां जाकर डिपोजिट होना चाहेगा, मतलब ज्यादा डिपोजिट होंगे और कम आएंगे और ज्यादा डिपोजिट होंगे। यहां पर ज्यादा आएंगे और कम जाकर के डिपोजिट होंगे, ज्यादा आएंगे और कम जाकर के डिपोजिट होंगे। तो बेटा, अगर ज्यादा आएंगे और कम जाकर के डिपोजिट होंगे, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। तो ये हो गया तुम्हारा एनोड। यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैथोड। और यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन। ये है कैथोड और यहां हो रहा है रिडक्शन, ये है एनोड और यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। तो आपने पता कर लिया कि भैया यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब सुनो, ये हायर कंसंट्रेशन था और ये लोअर कंसंट्रेशन था, तो भाई इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा है, थोड़ा देखना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है या फिर यहां ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा जिंक इधर आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन छूट रहे होंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन छूट रहे हैं, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन को ये वाला Zn2+ जाकर के न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन
जो होंगे वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे इलेक्ट्रोड पर, और फिर इस कंडक्टर के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होकर के इसमें जाने लगेंगे। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का ये डायरेक्शन है तो करंट के फ्लो का कैसा डायरेक्शन होगा, ऐसा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन ये रहेगा। और हम जानते भी हैं कि करंट जो होता है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। तो ये देखो, ये हायर कंसंट्रेशन थी और ये कैसी कंसंट्रेशन थी, लोअर कंसंट्रेशन थी। बात समझे? ये हायर कंसंट्रेशन थी, ये लोअर कंसंट्रेशन थी, और करंट हमेशा हायर से किधर जाता है, लोअर की तरफ आता है। तो यहां से भी हायर से किधर की तरफ आ रहा है, लोअर की तरफ आ रहा है, समझे? और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो ऐसे होकर के ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। मतलब कंसंट्रेशन सेल क्या है कि हमारे पास दो हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल सेम इलेक्ट्रोड दोनों हाफ सेल में रखा हुआ है, और सेम सॉल्यूशन भी है, और उस टाइम पे उसमें से जो करंट फ्लो करता है, या फिर उस तरह के सेल को जिसमें से करंट फ्लो करे, उस तरह के सेल को आप कंसंट्रेशन सेल बोलते। ठीक है। अब कंसंट्रेशन सेल की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि हायर से हमेशा किधर की तरफ चीजें जाती हैं, लोअर की तरफ जाती हैं। तो यहां पर ये अपने आप को हायर बनाने के लिए ज्यादा Zn2+ आएंगे, ये अपने आप को लोअर बनाने के लिए ज्यादा यहां पर जाकर डिपोजिट मारेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और पोटेंशियल जब जनरेट हो गया तो करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे? बात आ रही है समझ में? ओके। अब मैं अगर कहूं कि लेट कंसीडर कि इसका जो कंसंट्रेशन है, इस वाले का जो कंसंट्रेशन है, इसको हमने C1 बोल दिया। इसका जो कंसंट्रेशन है उसको हमने क्या बोल दिया, C2 बोल दिया। C2 कंसंट्रेशन किसकी बोली, इसकी बोली। C1 कंसंट्रेशन किसकी बोली, इसकी बोली। ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि C2 से किधर की तरफ जा रहा है, C1 की तरफ जा रहा है। लेकिन अब हम इस चीज को रिएक्शन की मदद से समझेंगे कि क्या ऐसा वास्तविकता में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो आप लोग, एट एनोड पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि एनोड पर क्या हो रहा है, और एट कैथोड पर क्या हो रहा है। तो बच्चों, एनोड पर जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बात समझे? जिंक सॉलिड है, एंड ये क्या कर रहा है, Zn2+ बना रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। सो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देख रहे हैं आप लोग, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक जो है वो Zn2+ बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। फिर कैथोड पे आ जाओ, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पर Zn2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद से जिंक क्या बना रहा है, सॉलिड बना ले रहा है, जिंक सॉलिड बना ले रहा है। अब अगर मैं दोनों रिएक्शन जो है हमारी, दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूं, अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूं तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, जिंक सॉलिड से जिंक सॉलिड कैंसल आउट, तो हमको क्या मिलेगा, Zn2+। अच्छा एक मेरी बात सुनना, एनोड पर जो Zn2+ है उसकी आपने कंसंट्रेशन कितनी मानी है, C1। तो हमने यहां पर लिख दिया Zn2+ और ब्रैकेट में C1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद कैथोड पर Zn2+ जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2। ठीक है। देखो, इसको मैंने C2 बोला है, इसको मैंने C1 बोला है, तो इसको C2 कह दिया, इसको C1 कह दिया। ये जिंक सॉलिड से जिंक सॉलिड कैंसिल आउट, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। ठीक है। अब मैं टोटल इक्वेशन अगर यहां पर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, यहां लिखते हैं साइड में, Zn2+ कौन सा कंसंट्रेशन, C2 एरो Zn2+ C1, क्या आएगा। रिएक्शन को ऐड किया हमने तो क्या होगा, Zn2+ C2 और Zn2+ C1। तो देखो ध्यान से देखना, ये रिएक्शन को क्या बता रही है कि देखो हम किधर से किधर जा रहे हैं, C2 से C1 की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि C2 ही हायर कंसंट्रेशन था और C1 लोअर कंसंट्रेशन था। तो हायर से हम किधर जा रहे हैं, लोअर की तरफ जा रहे हैं। मतलब सेटिस्फाइंग है, मतलब क्या, करंट फ्लो करेगा, सेटिस्फाइंग है, करंट फ्लो करेगा। C2 से किधर जा रहे हैं हम, C1 की तरफ जा रहे हैं। बात आ गई समझ में? समझ में आया डायरेक्शन क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ, C2 से C1 की तरफ। ठीक है। अब इसको रफ करें या फिर आप स्क्रीनशॉट लोगे, अगर लोगे तो ले लीजिए। तो हम कहां से कहां तक गए, C2 से C1 की तरफ गए, हमने मूव किया C2 से C1। अच्छा, C2 क्या था, हायर कंसंट्रेशन था, C1 क्या था, लोअर कंसंट्रेशन था। तो हायर से लोअर की तरफ हम चले गए। ठीक है, ओके। अब आगे क्या, अब आगे कुछ ऐसा कि इसके थ्रू आप ये बताओगे कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब अपने आप रिएक्शन हो पाएगी या नहीं, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में तो अपने आप ही रिएक्शन होती है ना,
तो अपने आप हो पाएगी या नहीं? तो देखो क्या हमने लिखा था, Zn2 प्लस C2 एरो Zn2 प्लस C1, यही था, यही था। ओके, अब ध्यान से सुनना कि अगर मैं नॉस्ट इक्वेशन लगाऊं, नॉस्ट इक्वेशन को अगर हम यूज करें, ठीक है, तो नॉस्ट इक्वेशन कहता है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है। लास्ट वीडियो देखकर आइए, पता चल जाएगा आपको। तो ई सेल इज इक्वल्स टू, अच्छा मेरी बात सुनना, ई नॉट सेल कितना होगा? देखो दोनों सेम तरह के इलेक्ट्रोड हैं, दोनों सेम तरह के इलेक्ट्रोड है ना। जिनका इलेक्ट्रोड एनोड भी है और जिनका इलेक्ट्रोड कैथोड भी है, सेम तरह के इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो ये जो ई नॉट होगा ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस 0.059 एन लॉग प्रोडक्ट, देखो कौन है, Zn2 प्लस C1 है, तो यहां हम लिखेंगे C1 अपॉन C2, ठीक है। अब बेटा इस माइनस को हमको क्या करना है? प्लस करना है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग C2 अपॉन C2। सो दैट इज द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। कंसंट्रेशन सेल के लिए फॉर्मूला है C2 अपॉन C1। अच्छा, अगर C2 C1 से बड़ा रहा, अगर C2 C1 से बड़ा रहा, देन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। कैसे होगा भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? C2 अगर C1 से बड़ा रहा, तो देखो अगर C2 C1 से बड़ा रहेगा ना, तो वैल्यू पूरी किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। और जब वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, तो हम जानते हैं कि ई सेल जो होता है वो पॉजिटिव में क्या शो करता है? पॉजिटिव में शो करता है स्पॉन्टेनियस, शो करता है ना। ई सेल अगर पॉजिटिव आ जाए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि नहीं? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव अगर हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 C2 से बड़ा हो गया, तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो खुद से नहीं हो पाएगा, खुद से नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन सेल की कंडीशन समझ में आई क्या? सबको आगे समझ में? C2 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या? C1। C2 किससे बड़ा होना चाहिए? C1 से बड़ा होना चाहिए। तो अब बच्चों आप इस पे करोगे क्वेश्चंस क्या? प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इट। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बनाओ। आप ये चेक करना किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, किसकी कंसंट्रेशन कम, है ना। तो फिर जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो होगा एनोड, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो होगा कैथोड। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब हायर से किधर की तरफ? लोअर की तरफ। जो लोअर होगा वो हायर बनना चाहेगा, जो हायर होगा वो लोअर बनना चाहेगा। कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला ये दे दिया गया आपको। क्या है फॉर्मूला? E cell इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log C2 अपॉन C, ठीक है। और प्रेशर के टर्म्स में जब बात प्रेशर की आएगी तो आप फॉर्मूले में बस इतना चेंज कर लेना कि 0.059 n log P1 अपॉन P2, जस्ट उल्टा हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं। प्रेशर के टर्म्स में अगर बातें हो तो यहां तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में C2 अपॉन C1 है, प्रेशर के टर्म्स में P1 अपॉन P2। वीडियो लंबा करते लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है, एक्सेस गर्मी है, इसी वजह से इसको इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको समझाते हैं। अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब पार्ट 2 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। पार्ट 1 तो खत्म कर लिया हमने डेनियल सेल के बारे में, ये खत्म होता है आज, ठीक है। इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप मुझे बताओगे, मैं उनको आपको कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो हम बातें करेंगे अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है। फैराडेज लॉ के बारे में बातें होंगी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।